हर वर्ष की तरह 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको इसी डेंगू के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर पवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकित्सा ज्ञान। डेंगू बुखार जो होता है ये वायरस के संक्रमण के कारण होता है। और ये हमें तभी होता है जब भी कोई संक्रमित मादा एडीज़ मच्छर हमें काटते हैं, तो इसके कारण ये हमें ये बीमारी फैलाते हैं। और ये मच्छर भी दो प्रकार के देखे गए हैं जो हमें ये बीमारी फैला रहे हैं, वो हैं एडीज़ एजिप्टाई और एडीज़ एल्बोपिक्टस। और ये वर्ड जो डेंगू है ये आया है स्वाहिली की डेंगा पेपो। उसका मतलब होता है सडन सीजर बाय अ डेमन, और हिंदी में कह लें कि अचानक से दैत्य द्वारा अचेत करना या बुखार देना। और सन 1780 के दशक में जब फिलाडेल्फिया में इस तरह की बीमारी हुई थी, तब इसका नाम ब्रेकबोन फीवर भी पड़ा था। इसका मतलब होता है मांसपेशियों में, जोड़ों में अत्यधिक दर्द और खिंचाव होना। आगे बात करते हैं इस डेंगू के प्रकार के। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: डेन 1 वायरस, डेन 2 वायरस, डेन 3 वायरस और डेन 4 वायरस। जो डेन 1 वायरस था ये सबसे पहले जो हवाई आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पाया गया था। उसके बाद ये 1944 में पाया गया था। उसी के बाद 1944 में ही न्यू गुयाना में ये पाया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा उत्तरी भाग में है। और उसके बाद फिलीपींस में ये डेन 3 और डेन 4 पाया गया था 1956 में। ये जो 4 प्रकार हैं वायरस के, ये आपको 4 बार अलग अलग तरीके से डेंगू का बुखार दे सकते हैं। और भारत में ये चारों डेंगू वायरस मौजूद हैं। और ये जो डेंगू वायरस है ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ही दिखते हैं। और आजकल ये अब यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखने लग गए हैं, जैसे कि क्रोएशिया है, फ्रांस है, और अब ये लगभग 130 कंट्रीज़ में फैल चुका है। अब बात करते हैं इसमें आंकड़ों की। तो भारत में सन 2016 में लगभग 1,29,000 केसेस पाए गए थे, जिससे 245 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसी तरह 2017 में लगभग 1,88,000 केसेस आए थे डेंगू के, जिसमें 325 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में इसी तरह 1 लाख के करीब केसेस हुए थे और 172 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 2019 में 1,36,000 के करीब केसेस आए थे और उसमें 132 लोगों की मौत हुई थी। और अगर वर्ल्ड वाइड का डाटा देखें तो हर साल इसमें लगभग 390 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और लगभग 3.9 बिलियन पीपल इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं। जैसे तो इसका मतलब है कि जो 20 केस हैं उसमें से 1 केस इसमें हाई रिस्क में रहता है। और लगभग 70% तक का बर्डन एशिया में ही है। उसमें से भी बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया ये मेन कंट्रीज है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। और वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें केसेस की, तो सन 2000 में लगभग 5 लाख के करीब ये केसेस थे। और उस समय जो डेथ थी लगभग 960 के करीब थी। इसी तरह 2010 में लगभग 24 लाख केस की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह 2015 में लगभग 33 लाख लोग इससे संक्रमित हुए थे, जिससे कि 4032 लोगों की मौत हुई थी। और ये आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगली चीज़ बात करेंगे हम लक्षणों की। तो लक्षण बताने से पहले मैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब आप संक्रमित होते हैं। जब भी यह संक्रमित मच्छर आपको काटता है, उस समय से लेकर जो पहले आपके जो लक्षण आते हैं शरीर में, तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इस जो डेंगू वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये लगभग 3 से लेकर 14 दिन का होता है। तो लक्षणों की बात करें तो इसमें बुखार आना, आँखों के पीछे की तरफ दर्द होना, सर दर्द होना, उल्टी आना, कभी कभी दस्त भी आते हैं इसमें, मांसपेशी या जोड़ों में काफ़ी दर्द होना, इसीलिए इसको ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। या आपके हाथों में, पैरों में लाल लाल दाने या चकत्ते जैसे पड़ना। ये लक्षण कभी कभी क्या होता है कि सप्ताह भर में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी में यही लक्षण विकराल रूप ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं DHS, डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम। जैसे कि उनके मसूड़ों में खून आना, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाना, हाथों में लाल लाल धब्बे पड़ जाना। तो इसको हम कंडीशन कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम, DHS। यही कंडीशन धीरे धीरे आगे जाके विकराल रूप ले लेती है, उसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS। तो जिसमें क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आदमी उस समय शॉक में चला जाता है, वो अचेत हो जाता है। ऐसे में लापरवाही होने पर उसकी मौत भी हो जाती है। अगली चीज़ है उपचार एवं बचाव।
जब भी आपको इस तरह के लक्षण दिखते हैं या आपके घर में, आपके साथियों में किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हों, इसमें बिल्कुल भी भूल ना करें, चिकित्सीय परामर्श ज़रूर लें। और यदि आपके घर में पैरासीटामोल की गोली पड़ी हो तो आप बुखार के लिए ये दवा दे सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप चिकित्सीय परामर्श इसमें ज़रूर लें। अगली चीज़ है इसमें बचाव। ये जो एडीज़ का मच्छर होता है ये आपको लगभग दिन में ही काटता है और ये हमेशा साफ़ पानी में पनपते हैं। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखें आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर के आंगन में कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो रहा हो। आपके जो भी गमले हैं, कनस्तर हैं, कोई आपका ट्यूब है, टायर पड़ा हुआ है या कोई टंकी है या कूलर है, इसमें आप ध्यान रखें कि पानी इकट्ठा ना हो। और अगर इकट्ठा हो भी रहा है तो उसमें कुछ केमिकल्स बाज़ार में आते हैं जो ये इन मच्छरों को उसमें ब्रीड ना करने दें। और घर में हमेशा जब भी आप घर में आएँ तो फुल बाजू के कपड़े ही पहनें। सोते समय हमेशा मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के सोएं। कॉइल्स आते हैं, गुड नाइट या ऑल आउट, इस तरह के बाज़ार में मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। या ओडोमॉस क्रीम्स आती हैं जो आप अपने हाथों में, पैरों में लगा सकते हैं, जो कि मच्छर को काटने से बचाती हैं। और सोते समय आप मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है इसमें वैक्सीन। 2015 में CYD-TDV डेंगा वैक्सा करके वैक्सीन लॉन्च हुई थी, जो कि मैक्सिको में सबसे पहले इसका ट्रायल हुआ था सन 2016 में, 15 और 16 में, और लगभग 11 कंट्रीज़ में ये लॉन्च हुई थी। और इसके बाद में कुछ दुष्परिणाम भी देखे गए। जो लोग इससे संक्रमित नहीं थे उनमें ये वैक्सीन लगने पर। तो भारत में फ़िलहाल ये अभी तक आई नहीं है और होपफुली इस साल शायद ये भारत में लॉन्च भी हो जाए। और भारत में फ़िलहाल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत 5 बीमारियां हैं। उसमें से एक कंट्रोल प्रोग्राम इस डेंगू का भी है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के लिए। तो पहला इसमें था कि सर्विलेंस। तो हमें पूरे भारतवर्ष में ये सर्विलेंस करते रहना है कि किन किन राज्यों में ये ज़्यादा फैल रहा है। अब तो ये लगभग सभी राज्यों में लगभग फैल चुका है। इवन आपके नॉर्थ जो ठंडे इलाके हैं, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ भी अब इनके केसेस दिखने लग गए हैं। और ये मेनली जो महीने होते हैं आपके, जो अप्रैल से नवंबर तक के जो गर्मी वाले जो सीज़न है उसमें ही ज़्यादातर दिखता है। लेकिन जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उसमें ये 12 महीने दिखता है। और दूसरा इसमें यह है कि हम जल्द से जल्द इसका पता लगाएं, इस बीमारी का, और तुरंत इसमें एक्शन लें और इसको बचाएं। तो तीसरा इसमें यह है कि वेक्टर कंट्रोल हम कैसे कर सकें। तो इसमें सोशली हमको सबको बताना है कि हमें इस एडीज़ मच्छर से कैसे बचना है, कैसे हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है ताकि ये मच्छर इसमें पनप ना सके। और हमें कपड़े पहनने हैं फुल बाजू के, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है, और मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम या जो भी मैट्स आते हैं उनका उपयोग करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो साथियों, आज के इस चिकित्सा ज्ञान में इतना ही। आप इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। मैंने देखा है लोगों को इससे जूझते हुए, काफ़ी भागते हुए, और ये बीमारी भी अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फैल रही है हर जगह। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा हो तो वो वैसा बिल्कुल ना होने दें। अपने कपड़े पूरे फुल बाजू के पहने, बरसात आने वाली है और ये टाइम होता है जिसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, और जब भी कुछ लक्षण आपको आते हैं तो उसमें चिकित्सीय परामर्श आप ज़रूर लें। फ़िलहाल तो पूरा देश अभी कोरोना के संकट में चल रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें। जब भी आप घर के बाहर जाते हैं, कोई भी दुकान वाली शॉप में जाते हैं, कुछ भी ख़रीदने जाते हैं, मास्क ज़रूर लगाएं हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। और हैंड वॉश, हैंड हाइजीन अपना अच्छा रखें। और जब भी आप बाहर से घर आते हैं, सबसे पहले अपने हाथ, पैर और चेहरे को अच्छे से धोएं, और अपने साथ एक हैंड सैनिटाइज़र भी रखें। जब भी आप बाहर किसी वस्तु को छूते हैं या कोई ऐसी चीज़ छूते हैं तो आप अपने हाथ को तुरंत साफ़ कर लें। हाथ अपना बार बार चेहरे पे ना लगाएं, मुंह पे ना लगाएं। और जब भी मास्क आप पहनते हैं तो कभी भी मास्क को बीच वाले जगह पे ना छुएं, किनारे से अपने मास्क को निकालें।
आज के इस चिकित्सा ज्ञान में इतना ही। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।